हेलो दोस्तों, मैं नीरज आरडीएस हॉटस्पॉट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कल हमने अनुसूचियों के बारे में चर्चा की थी और कुछ प्रस्तावना के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण कथन के विषय में चर्चा की थी। मूल संविधान में 8 भाषाएं थी, 14 भाषाएं जोड़ी गई। कौन से संशोधन के तहत जोड़ी गई, सबके विषय में चर्चा की थी। पंचायती राज व्यवस्थाओं के संबंध में थोड़ी सी चर्चा की थी कि पंचायती राज व्यवस्थाओं में कितने विषय, 29 विषय हैं। बलवंत राय मेहता समिति क्या है, अशोक मेहता समिति क्या है, थोड़ी थोड़ी इसके विषय में चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य की, कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला पूरा क्या था। कल थोड़ी सी चर्चा की थी कि यह 24 अप्रैल 1973 में हुआ था और इसमें कुल 13 जजों की बेंच बैठी थी, जो अभी तक की सबसे बड़ी बेंच थी, पीठ थी। और इसमें 7 जज पक्ष में थे और 6 जज विपक्ष में थे। पूरा मामला क्या था और केशवानंद भारती कौन थे, इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। तो केरल में एक इडनीर नाम का हिंदू मठ था। कौन से नाम का? इडनीर नाम का हिंदू मठ था और इस मठ के मठाधीश थे केशवानंद भारती। कौन से नाम का एक मठ था? इडनीर नाम का एक मठ था और इस मठ के जो मठाधीश थे वो केशवानंद भारती थे। तभी केरल राज्य सरकार ने 2 भूमि सुधार कानून बनाए। अभी तक यह मामला केंद्र सरकार के पास नहीं पहुंचा है, केरल सरकार के पास है। तो केरल सरकार ने क्या बनाए? 2 भूमि सुधार कानून बनाए और उसके तहत सरकार ने कहा कि जो यह मठ है इसका पूरा मैनेजमेंट अब कौन करेगी? सरकार करेगी। और इनके ऊपर कई सारी पाबंदियां, इस मठ के ऊपर कई सारी पाबंदियां लगा दी गई। केशवानंद ने सरकार की इन कोशिशों को अदालत में चुनौती दी कि आप किसी भी व्यक्ति के धर्म प्रचार प्रसार पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते। और उन्होंने आर्टिकल 26 का हवाला दिया, जिसके तहत क्या कहा गया है? प्रत्येक व्यक्ति को अपने धार्मिक संस्थानों का प्रबंधन करने और जंगम और स्थावर संपत्ति अर्थात चल और अचल संपत्ति का समायोजित उपयोग करने की क्या है? स्वतंत्रता है या अधिकार है। आर्टिकल 26 का उन्होंने हवाला दिया और कहा कि हर नागरिकों को अपने धर्म कर्म के लिए संस्था बनाने का अधिकार है और उसका प्रबंधन करने का अधिकार है और उस प्रबंधन के संबंध में चल और अचल संपत्ति जोड़ने का भी क्या है? हक है। इतनी घटना के होने के बाद उन्होंने कहा कि सरकार का बनाया गया कानून संवैधानिक अधिकार के खिलाफ है। कौन से आर्टिकल के खिलाफ? आर्टिकल 26 के खिलाफ। क्योंकि आर्टिकल 26 ही हमें बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म की उपासना करने, प्रचार प्रसार करने और धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन करने और जंगम और स्थावर अर्थात चल और अचल संपत्तियों का समायोजित उपयोग करने का अधिकार देती है। यहाँ अब यह केस इतना बढ़ गया कि केशवानंद का अब यह जो केस था ये सिर्फ केरल सरकार से नहीं लड़ना था, बल्कि इसका मुकाबला सीधे केंद्र सरकार के साथ था। और तब केंद्र सरकार की मुखिया कौन थी? इंदिरा गांधी। आप सब जानते हैं, आयरन लेडी है, जिनसे टक्कर लेना बहुत बड़ी बात थी। तब सर्वोच्च न्यायालय के एक मामले में, इस मामले में सबसे बड़ी क्या हुई? पीठ बैठाई गई और उसमें 13 सदस्य थे। कितने थे? 13 जजों की एक बेंच थी। और जो पीठ की इस बेंच की अगुवाई कर रहे थे वो थे एस.एम. सीकरी। कौन थे? एस.एम. सीकरी। फैसले में जज एक मत नहीं थे। सभी जज क्या नहीं थे? एक मत नहीं थे। 7 जज इसके पक्ष में थे और 6 जज क्या थे? इसके विपक्ष में थे। आपको सबको पता है, जब जिस तरफ बहुमत होगा, चाहे वो 1 हो चाहे 2 हो, जिस तरफ बहुमत होगा फैसला उसी की तरफ होगा। तो सीधी सीधी इसके पक्ष में फैसला आता है और बताया गया कि संविधान का बुनियादी ढांचा कभी भी संशोधन के द्वारा नहीं बदला जा सकता। संविधान के बुनियादी ढांचे को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। और बताया गया कि प्रस्तावना भी
संविधान का क्या है, अभिन्न भाग है और आधारभूत ढांचे का सिद्धांत सामने आता है। तब संसद को इसमें करारा झटका लगा और संसद को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कभी भी ऐसे विषयों पर संविधान संशोधन नहीं करते जो आधारभूत ढांचे के अंतर्गत आते हैं। उनसे पूछा गया कि संसद ने सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि आधारभूत ढांचा कौन कौन सा है, तो उन्होंने कुछ चीज़ें तो बताई कि प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 39, ऐसे कुछ टॉपिक उन्होंने बताए कि इस पर आधारभूत ढांचे के अंतर्गत आते हैं। और उन्होंने एक बात और जोड़ दी कि समय समय पर हम आपको बताते रहेंगे कि कौन सी चीज़ आधारभूत ढांचे के सिद्धांत के अंतर्गत आती है और कौन सी नहीं। इससे सीधे सीधे संसद पर एक लगाम कस गई और उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया गया कि कौन सा भाग संशोधन योग्य है और कौन सा भाग संशोधन योग्य नहीं है। इसलिए इस मामले की जो पूरी सुनवाई होती है वो 68 दिन चलती है और सुनवाई जो दलीलों की शुरुआत होती है वो 31 अक्टूबर 1972 से होती है और इसकी समाप्ति 23 मार्च 1973 को हो जाती है। अब आगे हम थोड़ी सी चर्चा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद भारतीय संविधान के स्रोतों के बारे में भी करेंगे कि भारतीय संविधान के स्रोत कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई। हमें सबको पता है कि भारतीय संविधान जो है उधारी का संविधान है, लेकिन भारत शासन अधिनियम 1935 से भारत के लगभग 250 अनुच्छेद लिए गए हैं। अर्थात भारत का संविधान उधारी का संविधान तो है, लेकिन अगर आपको ये एग्जाम में आता है कि भारतीय संविधान का अधिकांश भाग कहाँ से लिया गया है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। लेकिन अधिकतर हमने 60 देशों की यात्राएं की, 114 दिन बैठ के चलती हैं, लगभग 63 लाख रुपए लगता है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन समय लगता है और भीमराव अम्बेडकर जी प्रारूप समिति के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण करते हैं। तो ये चीज़ें कहाँ कहाँ से ली गई हैं, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के विषय में चर्चा करेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है और वह कौन से आर्टिकल में आती है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ब्रिटेन की चर्चा करती हैं। जो मैग्ना कार्टा शब्द है वो ब्रिटेन से ही आया है। 1215 की घटना है, वहाँ के मजदूरों के विषय में कुछ अधिकार पत्र निकाले गए थे, उसी के विषय में है। पहला है संसदीय लोकतंत्र। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। सबसे पहले देखते हैं कि ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। तो संसदीय लोकतंत्र, संसदीय प्रक्रियाएं, विधि निर्माण की प्रक्रिया, बजटीय प्रक्रिया। अब भारतीय संविधान में बजट शब्द का वर्णन नहीं है। बजट के लिए भारतीय संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा की गई है, जो आर्टिकल 112 के अंतर्गत आता है। किसके? आर्टिकल 112। जो बजट शब्द है इसका अर्थ बुल्ग से लेते हैं, फ्रेंच भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। क्या होता है? चमड़े का थैला। द्विसदनीय व्यवस्था आप सब जानते हैं, लोकसभा राज्यसभा भारत में उदाहरण के लिए सीधा सीधा इसका उदाहरण है कि द्विसदनीय व्यवस्था है। लोकसभा अध्यक्ष का पद कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। लोकसभा आप सब जानते हैं कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? अनुच्छेद 81 के अंतर्गत आती है लोकसभा। एकहरी नागरिकता। प्रधानमंत्री का पद कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 74 के अंतर्गत आता है। और राष्ट्रपति का पद कौन से अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 52 के अंतर्गत। जब हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो राष्ट्रपति एकल संक्रमणीय अनुमानित गुप्त मतदान पद्धति के बारे में चर्चा करेंगे। इसका निर्वाचक मंडल कितने सदस्य होते हैं, कौन कौन इसमें भाग लेते हैं निर्वाचक मंडल में, और महाभियोग की प्रक्रिया में कौन कौन लोग भाग लेते हैं, ये सब के विषय में चर्चा करेंगे। फिर हम पढ़ते हैं जापान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। फिर है गणराज्य, फ्रांस से लिया गया है गणराज्य। गणराज्य का अर्थ क्या होता है? राजा का पुत्र अब राजा या शासक नहीं होगा, अर्थात वंशानुगत व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। रूस से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, जो 51 का के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? 51 का के अंतर्गत। जर्मनी से क्या लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है आपातकालीन उपबंध। सीधे सीधे प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध से आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ सबसे ज़्यादा क्या हुई है? भीषण
क्रांतियाँ हुई हैं और घटनाएं हुई हैं, इस वजह से आपातकालीन उपबंध का सीधा सीधा संबंध कहाँ से होगा? जर्मनी से होगा, जिससे 360 अनुच्छेद 360 के अंतर्गत, 352 के अंतर्गत, 356 के अंतर्गत आपातकालीन उपबंधों की चर्चा की गई है। अब पढ़ते हैं कनाडा। संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था मतलब केंद्र ज़्यादा कमजोर, वो केंद्र ज़्यादा क्या होगा? शक्तिशाली होगा। और दूसरा है अवशिष्ट शक्तियाँ, जो किसी के अंतर्गत नहीं आती, जैसे संचार, डिजिटलाइजेशन, ये सभी अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। और आर्टिकल 248 में इसकी चर्चा की गई है। कौन से आर्टिकल में अवशिष्ट शक्तियों की चर्चा की है? आर्टिकल 248। तो संघीय व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियाँ, ये दोनों कहाँ से ली गई हैं? कनाडा से ली गई हैं। कहाँ से ली गई हैं? कनाडा से ली गई हैं। फिर हम चर्चा करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से सीधा सीधा लिया गया है प्रस्तावना की भाषा। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हम भारत के लोग हैं, वह शब्द कहाँ से लिया गया है? यूएनओ के चार्टर से लिया गया है। अब समवर्ती सूची। समवर्ती सूची अनुच्छेद कौन सी में आती है? 246 2 के अंतर्गत आती है। फिर है संयुक्त अधिवेशन, राष्ट्रपति बुलाएगा, और अनुच्छेद 108 के अंतर्गत आता है। वित्त आयोग, हर साल 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति जो है वित्त आयोग का निर्माण करता है, और ये अनुच्छेद 280 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? 280 के अंतर्गत। वित्त आयोग के विषय में आप चर्चा करेंगे। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। अनुच्छेद 108 में दिया गया है। संवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। जो संवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है और अनुच्छेद 246 2 के अंतर्गत आती है। फिर है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया है आपने? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आती है। संविधान संशोधन 2 प्रकार से होता है, एक साधारण बहुमत के द्वारा, एक विशेष बहुमत के द्वारा। विशेष बहुमत में राज्यों का भी योगदान होता है। ठीक है। अब देखते हैं अमेरिका से क्या लिया गया है। पहला लिया गया है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों के विषय में चर्चा करेंगे। फिर राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो ली गई है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। राष्ट्रपति का पद तो मैंने बता ही दिया, लेकिन यहाँ हमने देखा था, ये जो हमने ब्रिटेन का पढ़ा था संविधान, ब्रिटेन से क्या लिया था? राष्ट्रपति का पद लिया था। लेकिन जो राष्ट्रपति का पद नाम है वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है। उपराष्ट्रपति का पद व पदनाम दोनों, तो उपराष्ट्रपति का पद जो आता है वो अनुच्छेद 63 के अंतर्गत आता है। कहाँ, किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 63 के अंतर्गत आता है। और संविधान की सर्वोच्चता, अर्थात संविधान जो क्या है? सर्वोच्च है, ये कहाँ से लिया गया है? सर्वोपरि है, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसीलिए तो कहते हैं भारत अर्थात इंडिया, भारत राज्य क्या विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। जबकि अमेरिका के विषय में क्या कहते हैं कि अमेरिका जो है अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ है। अर्थात टेक्सास की घटना जब अपन पढ़ेंगे तो टेक्सास कुछ और राज्यों ने क्या कर दिया था कि हम क्या होना चाहते हैं? अलग होना चाहते हैं। इस विषय में हम चर्चा करेंगे कि टेक्सास की घटना अमेरिका की क्या घटित हुई थी। आगे चलते हैं। आयरलैंड, सबसे महत्वपूर्ण नीति निर्देशक तत्व जो लिए गए हैं, DPSP, कहाँ से लिए गए हैं? डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आयरलैंड से लिए गए हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, अनुच्छेद किस में है? राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है वो है 54 में। और राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनयन कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। और राज्यसभा के 12 सदस्यों का जो मनोनयन है वो अनुच्छेद 80 का, अनुच्छेद 80 का से लिया गया है शायद, हाँ ठीक है। अब देखते हैं जो ये मौलिक अधिकार हैं वो लिए गए हैं 16 से 35, आर्टिकल 16 से 35 में लिए गए हैं। और जो DPSP हैं भाग 4 के अंतर्गत आते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो RDS हॉटस्पॉट चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।